फ्रेंड्स, आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी जिसमें हम आपको एमसीक्यूज करवाएंगे, जिसमें हम आपको रोज 30 से 40 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके सभी मंडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। तो हमारी जो जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट होती है वो कोशिका होती है। कोशिका, कई कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतकों से मिलकर ऊतक समूह, फिर उनसे ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये कुछ स्ट्रक्चर है, पहले कोशिका बनती है, फिर कोशिका से ऊतक, ऊतक के बाद ऊतक से कई ऊतकों से मिलकर अंग बनते हैं और फिर उसके बाद अंग तंत्र का निर्माण होता है जिससे हमारा शरीर बनता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, कोशिकाओं के आकार व आमाव विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा पहला है, कोशिकाओं के आकार व आमाव विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सारी कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, ऐसा नहीं होता है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा ये डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पादप कोशिका में पाया जाता है पर जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो जंतु कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधों का रंग हरा भरा होता है। तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है या किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, या कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से? तो इसमें जो जीव द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर बना होता है। हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल? तो इसमें जो 80% से अधिक क्या पाया जाता है, खनिज, चर्बी, प्रोटीन या जल? तो 80% से अधिक हमें जल मिलता है कोशिका में। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? मूल रोम कोशिका, प्लेटलेट, लाल रक्त कोशिका या मोनोसाइट? नाभिक किसमें नहीं होता है पूछा गया है। तो जो मूल रोम कोशिकाएं होती है इनमें भी नाभिक पाया जाता है, प्लेटलेट में भी होता है, मोनोसाइट्स में भी होता है, लेकिन लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, लाल रक्त कोशिकाएं, इसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? लाइसोसोम, डिक्टोसोम, फैगोसोम या राइबोसोम? कोशिकाओं का आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है? तो हमारा ए ऑप्शन जो है लाइसोसोम, ये सही होगा। लाइसोसोम्स को कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रक? इसमें से हमारा ए ऑप्शन कोशिका झिल्ली सही होगा। कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है।
हमारा, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? गोल्गी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? कोशिका का पावर प्लांट, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी होते हैं उनसे ही कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? कोशिका भित्ति, राइबोसोम, न्यूक्लियस, उपयुक्त में से कोई नहीं या कोई एक, या माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसमें भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का शक्ति स्रोत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? पूछा गया है कि किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में, मांसपेशी कोशिकाओं में, श्वेत रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, इनमें से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? केंद्रक, लाइसोसोम, प्लाज्मा, क्रोमोसोम? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केंद्रक पूछा गया है। तो जो केंद्रक, नियंत्रक केंद्र, कोशिका का नियंत्रक केंद्र केंद्रक को कहते हैं। हमारा ये ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्रेड मोल्ड, वायरस? किसकी जो कोशिका होती है वो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं सूक्ष्मतम जीवित कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैक्टीरिया, ब्रेड मोल्ड, वायरस या माइकोप्लाज्मा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है जिसकी जो कोशिका है वो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो इसमें जो माइकोप्लाज्मा दिया गया है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सूक्ष्मतम जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिस्टोन, एल्ब्यूमिन, गैर एल्ब्यूमिन या गैर हिस्टोन? तो इसमें से क्या होगा सही? हिस्टोन, एल्ब्यूमिन, गैर एल्ब्यूमिन, गैर हिस्टोन? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हिस्टोन है। जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूत्रकणिका, केंद्रक, हरितलवक। नेक्स्ट है सूत्रकणिका, गोल्गी काय केंद्रक, सूत्रकणिका, जीवद्रव्य, कला केंद्रक, हरितलवक केंद्रक, राइबोसोम। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है इससे पूछा गया है कि कौन सा कोशिकीय समूह में डीएनए होता है, किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो हमारा जो सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलवक है इसमें डीएनए पाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह, एक नाइट्रोजनी क्षारक, राइबोस शर्करा और फास्फेट समूह, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा और फास्फेट समूह, या केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट समूह? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा जो ए ऑप्शन है, एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह, ये हमारा सही ऑप्शन सही है। इनमें डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में इनका समाविष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पूछा गया है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, जैव अणुओं का भंडारण, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण, वो हमारा राइट ऑप्शन है। ये चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिकाओं के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? डीएनए में है पर आरएनए में नहीं रहता। थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन या साइटोसिन, इसमें से क्या है जो डीएनए में होता है पर आरएनए में नहीं होता है? तो जो हमारा थायमिन है वो डीएनए में होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है, तो हमारा थायमिन राइट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन को सही कर लीजिए। नेक्स्ट है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना, प्रोटीन संश्लेषण या अनुवाद करना। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही होगा? प्रकाश संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना, अनुवाद करना या प्रोटीन संश्लेषण। तो जो आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण होता है, तुम्हारा बी ऑप्शन सही होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, राइबोसोम्स होते हैं डीएनए, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं, आरएनए। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स जो होते हैं वो आरएनए होते हैं। हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों में, कोशिका कला में, केंद्रकीय झिल्ली में या लाइसोसोम में। जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका कला में पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, केंद्रकीय झिल्ली में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। तो जो हमारे जीन्स होते हैं जिन्हें अनुवांशिक यूनिट कहा जाता है वो गुणसूत्रों में पाया जाता है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैकब मोनॉड, वाटसन और क्रिक, एचजी खुराना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल था वो किसके द्वारा दिया गया था पूछा गया है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, वाटसन तथा क्रिक। जो वाटसन और क्रिक थे उन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। नेक्स्ट है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। 4 ऑप्शंस हैं, वाटसन और क्रिक, अल्फ्रेड कोसेल, फ्रेडरिक हाफमिशर, फोबस लेवेने। इनमें से किन्होंने डीएनए को अलग किया था सबसे पहले? तो हमारे जो फ्रेडरिक हाफमिशर थे इन्होंने डीएनए को सबसे पहले अलग किया था। नेक्स्ट है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, सहसंयोजक बॉन्ड से, स्थिर वैद्युत बलों द्वारा या वैन डेर वाल्स बलों द्वारा। डीएनए के 2 स्ट्रैंड यानी कि जो डबल हेलिकल मॉडल है तो इसमें क्या होता है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं। उनसे पूछा गया है कि ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये किससे बंधे होते हैं? ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से किससे बंधे होते हैं? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं। इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्थानांतरण, प्रतिकृतियन, अनुलेखन, उत्परिवर्तन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो अनुलेखन होगा। ये जो प्रोसेस होती है उसको अनुलेखन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिलर ने, खुराना ने, डीब्रीज ने या केल्विन ने। किसने किया था सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण?
हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। खुराना ने सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट देखेंगे, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रयोग होता है वो किस लिए किया जाता है पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, माता पिता, चोर, बलात्कारी, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, माता पिता की पहचान भी कर सकते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, चोर की पहचान भी कर सकते हैं, बलात्कारी को भी पहचाना जा सकता है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, आरएनए, हार्मोन्स, डीएनए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई एक। तो इसमें हमारा क्या होगा, जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जो जीव कोशिकाएं होती है उनमें आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? हमारा राइट ऑप्शन होगा डीएनए। जो डीएनए है वही जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, डीएनए। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो मैं आपको बताती हूँ कि जो मेल्स होते हैं और फीमेल्स, इनमें अलग अलग क्रोमोसोम्स को दिया गया है। मेल्स में XY होता है और फीमेल्स में XX। तो जब X और Y मिलते हैं तो बॉय, और X के मिलने से बेबी गर्ल का जन्म होता है। सॉरी, मेल XX, फीमेल। तो इसमें क्या पूछा गया है हमसे, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो XY, मेल XY उत्तरदायी है। डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? अभी मैंने ऊपर बताया है कि जब X और Y मिलेंगे तो बालक, और जब XX मिलेंगे तो बालिका। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या है, पुरुष का X, Y स्त्री का X। नहीं, ये नहीं होगा। पुरुष का X, Y स्त्री का Y, ये भी नहीं है। पुरुष का Y, स्त्री का Y, ये भी नहीं है। पुरुष का Y, Y स्त्री का X। पुरुष के Y, Y स्त्री के X के बनने से बालक का जन्म होता है। हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो पूछा गया है पुरुष में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो हमारा सी ऑप्शन राइट है, पुरुष का Y और स्त्री का X। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस, न समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए है, केवल समसूत्रण। समसूत्रण के द्वारा हमारी जो भी चोट लगी होती है
शरीर में उनकी मरम्मत होती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है गुणसूत्रों की आकृतिक विभाजन का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था या जाइगोट। में कौन सी अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है? तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो होगा मध्यावस्था। मध्यावस्था में गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, डीएनए आरएनए की मौजूदगी। तो विषाणु में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, ये भी होता है विषाणुओं में। स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, विषाणु स्वभाव से पूरी तरह से परजीवी होते हैं। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति की मौजूदगी, विषाणुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो हमारा ये हमसे पूछा गया है विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट है विषाणुओं में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल डीएनए या तो आरएनए या डीएनए। विषाणु में क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा है, या तो उसमें डीएनए की मौजूदगी होगी या आरएनए की। हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा डी, या तो डीएनए या तो आरएनए। नेक्स्ट है विषाणुओं में होता है, हाँ। नेक्स्ट है पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है। एकल तंतुगछ वाले डीएनए, एकल तंतुगछ वाले आरएनए, दोहरे तंतुगछ वाले डीएनए और आरएनए, या केवल दोहरे तंतुगछ वाले डीएनए आरएनए। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है एकल तंतुगछ वाले डीएनए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही नहीं, सही है। हाँ, विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। इनमें से कौन सा सही है। फिर नीचे दिया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमसे पूछा गया है केवल 1 और 2 सही है या केवल 1 और 3 सही है, केवल 3, 1, 2 और 3, इनमें से कौन सा सही है। तो क्या पूछा गया है कि विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। तो जो विषाणु होते हैं वो जीवाणुओं को भी संक्रमित कर सकते हैं, कवकों को भी, पादपों को। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 1, 2 और 3, तीनों ही। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी। पोलियो, एचआईवी, एचटीएलवी या टीएमवी। किस वायरस की खोज सबसे पहले हुई थी। हमारा राइट ऑप्शन होगा सी।